ओडिशा में साइक्लोन मोंथा का असर भले ही ज़्यादा ना दिखा हो, पर हाई अलर्ट में ओडिशा के रायगढ़, कोरापुट, गजपति, गंजाम और मालकानगिरी जैसे इलाकों को रखा गया है। मेरे पीछे समंदर की उठती लहरें इस बात का प्रमाण है कि चक्रवात ये जो मोंथा है वो भले ही उसने अमलापुरम में लैंडफॉल किया हो, पर उससे सटे जितने भी तटीय इलाके हैं वहाँ अपना प्रभाव दिखा रहा है। बारिश तेज़ होती है, उसके बाद अचानक से सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद जब सन्नाटा छाता है तब लोग धीरे धीरे तट की ओर निकलना शुरू करते हैं। अभी देख सकते हैं हम लोग कि कुछ लोग जो हैं, कुछ मछुआरे जो हैं, अब धीरे धीरे तट की ओर निकल रहे हैं और अपने स्वाभाविक जो जनजीवन है वहाँ पर वापस ढलने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये जो मौसम है ये बड़ा बेरुख है, ये बड़ा बेदिल है जो इन लोगों को बाहर निकलने नहीं देता। कुछ मछुआरे हैं, उनसे बात भी करेंगे, उनसे समझेंगे स्थिति कि क्या लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है समंदर की स्थिति देखकर? कब तक वापस अंदर जा पाएंगे? वापस कब तक अंदर जा पाएंगे? 5 दिन। सरकार ने तो 31 अक्टूबर तक मना किया है समंदर के अंदर जाने। मछुआरे अब धीरे धीरे क्योंकि समंदर के तट पर आ रहे हैं, मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ये जो है ये रोज़ का काम हुआ करता है, लिहाजा एक ना एक मतलब मछली इन लोगों को दिन में पकड़ना होता है, क्योंकि इन्हें उस तरीके की आदत हो गई होती है। देखना ये होगा कि ये मोंथा कब तक शांत होता है और कब तक लोग रात की सांस लेना शुरू करते हैं। उड़ीसा के गोपालपुर से शुभम कुमार। राजधानी दिल्ली समेत आसपास के जो तमाम एनसीआर के इलाके हैं उनमें प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के अंदर बना हुआ है, यानी कि खराब श्रेणी में है। लेकिन अगर हम एनसीआर के अलग अलग इलाकों की बात करें, चाहे वो गाजियाबाद हो चाहे नोएडा, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है, यानी कि 300 के ऊपर है। वहीं राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि बारिश की कोई आशंका नहीं है, यानी कि प्रदूषण का स्तर जो है लगभग 300 से 400 के बीच में ही रहेगा, यानी कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। दिल्ली में पोल्यूशन तो बहुत सालों से बढ़ता ही चला जा रहा है और यही महीने होते हैं जिनके अंदर पोल्यूशन लेवल्स एकदम पीक कर जाते हैं। तो और इन महीनों में हम लोगों ने देखा है कि स्पेशली हमारे एल्डरली जो हम लोग घर के अंदर बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों को काफ़ी सांस में प्रॉब्लम होती है, डेली काम करने में भी इशूज़ हैं। और हम लोगों के लेवल पे भी जब हम लोग सुबह जैसे वॉक के लिए निकलते हैं तो हमें एक वो पोल्यूशन लेवल अलग सा ही लगता है कि हाँ कुछ है जो आँख में लग रहा है या गले में लग रहा है। तो ये सब इशूज़ तो आ रहे हैं। दिक्कत तो है, दिक्कत यहाँ पे दिल्ली में अगर छोटे छोटे बच्चे देखो तो वो सब भी नेबुलाइजर में है आजकल, तो नेबुलाइज करना पड़ रहा है। डे बाई डे दिल्ली की एयर क्वालिटी वैसे भी बहुत ज़्यादा बेकार होती जा रही है। प्लस जो गवर्नमेंट ने अभी क्रैकर्स बैन से हटाया था उसकी वजह से एयर क्वालिटी और रिड्यूस हो गई है। एज अ स्टूडेंट इतना पता है कि आगे की यूथ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है अगर एयर क्वालिटी यही रही तो। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेमशंकर के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राजधानी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। दिल्ली में कल आईएमडी की हरी झंडी के बाद क्लाउड सीडिंग की गई, जिसमें आईआईटी कानपुर की मदद से अलग अलग इलाकों में क्लाउड को सीड किया गया, जिसके बाद बारिश होने के आसार थे, जिसमें यह कहा गया था कि 15 मिनट से लेकर 4 घंटे के अंतराल में कभी भी बारिश हो सकती है। लेकिन बारिश देखने को नहीं मिली, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये कहा गया कि बारिश में फर्जीवाड़ा किया गया। इससे पहले मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि बादलों में मॉइस्चर की कमी है, यानी कि 15 से 20% मॉइस्चर है, जिसके चलते क्लाउड सीडिंग के बाद बारिश की आशंका कम हो गई है। उसी के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज की तरफ से लगातार हमला जो है भाजपा के ऊपर किया गया, जिसमें यह भी कहा गया कि अब बारिश में भी फर्जीवाड़ा सरकार ने शुरू कर दिया है। थोड़ी थोड़ी बारिश छठ जब लोग बना रहे थे तो हो रही थी, आपने देखा ना। इन्होंने सोचा कि बारिश होने वाली है, हम इसके अंदर तड़का मार देते हैं कि हम अपनी आर्टिफिशियल रेन करा रहे हैं। और इन्होंने जब से कहा है कि आर्टिफिशियल रेन हम आज कराएंगे, जो बादल थे वो भी चले गए। आप देखिए दूर दूर तक जो है
कोई बारिश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। और हम बिल्कुल ल्यूटेंस दिल्ली में सेंटर में बिल्कुल खड़े हैं। बिल्कुल प्रवेश वर्मा जी का घर यहीं पे पड़ोस में है, प्रधानमंत्री निवास यहीं पड़ोस में है। भाई ज़मीन में दिखा दो कहीं, ऐसे कहें कि बारिश हुई थी दिखाई नहीं, बिल्कुल सूखी हुई। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल सोनिका यादव ने कीर्तिमान रच दिया है। दरअसल आपको बताएं कि सोनिका यादव ऑल इंडिया पुलिसिंग वेट लिफ्टिंग क्लस्टर में ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीत गई हैं। लेकिन खास बात यह है कि सोनिका यादव जब पावर लिफ्टिंग कर रही थी, जब वेट लिफ्टिंग कर रही थी, उस दौरान वो 7 महीने की प्रेग्नेंट हैं। इस वक्त हमारे साथ सोनिका यादव खुद मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पहला सवाल तो ये है कि चूंकि ये आम लोगों का भी सवाल है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं और ख़ासकर जब 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने जब होते हैं प्रेगनेंसी को, तो उस दौरान डॉक्टर्स कहते हैं कि बड़ी सतर्कता आपको बरतनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वज़न नहीं उठाना है। तो कैसे आपने जो है वो इतना वज़न उठाया और कितना वज़न आपने उठाया? सर जैसे सब लोग यही कहते हैं कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक बात है कि प्रेगनेंसी और वज़न उठाना, इन दोनों को बहुत ही अलग तरीके से देखा जाता है। तो सर जब मुझे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, तब हमने अपने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने यही बोला कि आप अपने गेम को कंटिन्यू करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी लिमिट और अपनी बॉडी की लिमिट को एक्सटीड नहीं करना है, जिससे आपके बच्चे पे कोई प्रेशर ना आए। और आप अपना हर मंथ अच्छे से चेकअप कराते रहो और अपनी लिमिट्स को कंट्रोल करते हुए आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, लेकिन सिर्फ सेफ साइड रहते हुए। आप अपनी लिमिट्स को पुश नहीं कर सकते। तो मैंने अपनी डॉक्टर की सलाह मानी और अपनी लिमिट से कम करके अपने वेट्स पे प्रैक्टिस जारी रखी। ठीक है, एक बार तो ये बता दीजिए जो दर्शक देख रहे हैं उनको कि कितने वेट कैटेगरी में आपने जो है कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और कितना वज़न आपने उठाया? सर मैंने 84 प्लस की वुमेंस कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया और इसमें मैंने 125 किलो की स्क्वाट्स, 80 किलो की बेंच प्रेस और 145 किलो की डेडलिफ्ट की है। और जो कि मेरी पिछली जो मैं जितना वज़न उठाती हूँ पिछले कॉम्पिटिशन्स में जो मैंने वज़न उठाया उनसे कम है। लेकिन 7 महीने की प्रेगनेंसी में आपने 145 किलो उठाया? हाँ जी सर, मैंने 7 महीने की प्रेगनेंसी में 145 किलो वज़न उठाया। सोनिका यादव को सुन रहे थे आप, जो कि महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए एक इन्होंने मिसाल जो है वो दी है। एक कहीं ना कहीं देश की महिलाओं को जो मोटिवेशन चाहिए था, खासकर अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान बात करें, प्रेग्नेंट महिलाओं की बात करें, तो उनको एक बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन सोनिका यादव की तरफ से दिया गया। बिहार विधानसभा के चुनाव के मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। आज शेष उसको लेकर के जो है लगातार छठ पूजा के बाद जो है पूरी तरह से एक्टिव मोड में एनडीए आ गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो बिहार पहुंच रहे, बिहार के अलग अलग जिलों में जा करके जो है पूरी तरह से सभा कर रहे हैं, विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ली जाए या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जी जो है वो भी पूरी तरह से जो है एक्टिव मोड में आ गए हैं। किस तरह से जो है बिहार में बीजेपी को मजबूत किया जाए उसको लेकर के जो है कई राज्य के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, बिहार विधानसभा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। बात कर लिया जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात कर लिया जाए, कई राज्य के जो है मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। पूरी तरह से एनडीए ने जो है साफ तौर पर ठान लिया है कि इस बार जो है एनडीए की सरकार बिहार में आना तय है। इसको लेकर के कई राज्य के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो है बिहार में भाजपा की पूरी तरह से जो है ये जोर है कि इस बार जो है एनडीए की सरकार बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से जो है अभी देखा जाए तो आज़ादी के बाद जो है बीजेपी सरकार में जिस तरह से जो है पूरी तरह से 2014 के बाद जो आई है उसको लेकर के अब लग रहा है कि बिहार में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर के जो है लगातार कई बड़े बड़े नेता जो है अपने मंच को साझा कर रहे हैं, एनडीए के उम्मीदवारों को जो है लगातार चुनावी प्रचार में जा रहे हैं, एनडीए के क्षेत्र में जा रहे हैं। उनको कहना है जिस तरह से बिहार में जंगल राज था उसको समाप्त करके अब बिहार में राम राज लाएंगे, विकास की जो है नदियां बहाएंगे, उसको लेकर के लगातार जो है प्रचार कर रहे हैं। ब्यूटी जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ न्यूज स्टेट यूपी यूके से ब्रजेश कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव की सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के जो है सबसे बड़े
मुख्यमंत्री अगर कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार पहुंचते हैं। बिहार में जो है जनसभा को संबोधित करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि रघुनाथपुर जो है सिवान जिले में पड़ती है, उसको वहाँ पे जो है जो वोट साधने की जो है पूरी तरह से एनडीए की खाते में किस तरह से जाए, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतारा गया है। सबका साथ और सबका विकास ऐसे ही है, सबके पास विकास पहुंचा है, सबको सुरक्षा की गारंटी है। अब बहनों और भाइयों, आरजेडी की लालटेन की धुंधली लाइट याद करिए, जब डकैती डालनी होती थी लालटेन बुझा देते थे और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के अरे गरीब का ही नहीं खाते थे, पशुओं का चारा भी डकार जाते थे। योगी आदित्यनाथ की सभा में बुलडोजर बाबा से जो है पूरी तरह से लोगों में खुशियां थी कि बुलडोजर बाबा अब बिहार में भी चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ न्यूज स्टेट यूपी यूके से ब्रजेश कुमार। योगी सरकार ने यूपी के गन्ना किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि अब गन्ना के भुगतान में प्रति क्विंटल 30 रुपए की वृद्धि की जाएगी। यानी कि अब जो उन्नत किस्म के गन्ने होंगे उनकी कीमत प्रति क्विंटल 400 रुपए होगी, तो वहीं साधारण किस्म के जो गन्ने होंगे प्रति क्विंटल उनकी कीमत 390 रुपए होगी। देखा जाए तो पिछले 8.5 सालों में अब तक तकरीबन 85 रुपए तक की जो कीमत है वो बढ़ाई जा चुकी है। और न सिर्फ अभी बल्कि सरकार बनने के बाद योगी सरकार ने कहा कि गन्ने का जो भुगतान है वो सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता है। अब तक लाखों करोड़ों का जो गन्ना भुगतान है वो सरकार की तरफ से किया जा चुका है। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद अब गन्ना किसानों में भी काफी खुशी देखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बकरा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। अयोध्या की प्राचीन और ऐतिहासिक 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो चुकी है। इस समय हम परिक्रमा पथ पर हैं। आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु परिक्रमा शुरू कर चुके हैं और ये परिक्रमा जो है जो लोग जहाँ से शुरू करते हैं वही समाप्त करते हैं। इसकी दूरी लगभग होती है 42 किलोमीटर। अयोध्या धाम, अयोध्या कैंट मिला के 14 कोसी परिक्रमा समाप्त होती है। मानता है कि भगवान राम जब लंका विजय कर अयोध्या वापस आए थे तो दीपावली मनाई गई थी, उसके बाद उनको 56 हो गया था। उसके बाद भगवान श्री राम अपनी जनता का हाल चाल लेने के लिए भ्रमण पर गए थे। जिस भ्रमण पर रास्ते पे निकले उसी रास्ते पर आज परिक्रमा जो है वो शुरू होती है। कुल मिला के यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए। हालांकि परिक्रमा पथ का चौड़ीकरण चल रहा है, लेकिन परिक्रमा सुरक्षापूर्ण हो और सुगमता हो इसके प्रशासन ने बालू डालकर पूरी व्यवस्था की है ताकि श्रद्धालु जो भी यहाँ आए सुगमता पूर्वक जो है परिक्रमा कर सके। इस बार माना जा रहा है कि 20 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है वो आस्था के पथ पर अपना पग जो है वो उठा चुके हैं। कुल मिला के ये परिक्रमा शुरू हो चुकी है, लेकिन ये परिक्रमा का जो मुहूर्त है वो अक्षय नवमी पर होता है। वो 30 अक्टूबर की सुबह 4 बजे होता है। 14 कोसी परिक्रमा 30 तारीख को प्रातः 4:51 से प्रारंभ हो रही है। अयोध्या की जो परिक्रमा है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के अक्षय नवमी के दिन से प्रारंभ होता है, जिसको आंवला नवमी के रूप में भी माना जाता है। इस दिन अयोध्या की परिक्रमा करने से संपूर्ण पाप ताप का नाश होता है और पूर्ण का उदय होता है, पूर्ण संचित होता है। श्रद्धालु मुहूर्त के पहले ही परिक्रमा शुरू कर चुके हैं और ये परिक्रमा जब समाप्त होगी तो लोग जयकारों के साथ होंगे। उसके बाद सरजू पहुंच कर वहां स्नान करेंगे और परिक्रमा पूर्ण करेंगे। केवी शुक्ला, न्यूज स्टेट, अयोध्या। जाने माने कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 99% जो हिंदुओं के बच्चे हैं वो हिंदू के बच्चे हैं ही नहीं, क्योंकि उन्हें अपने धर्म का ज्ञान नहीं है और ना ही उन्हें अपने धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान है। उन्होंने ये सारी बातें एक कथा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बच्चों को ना तो रामायण का ज्ञान है, ना रामचरितमानस का ज्ञान है और ना ही गीता का ज्ञान है। वहीं इसके ठीक उलट देखा जाए तो जो मुसलमानों के बच्चे हैं वो 99% ऐसे बच्चे हैं जो अपने धर्म पर अडिग हैं, जो अपने धर्म को फॉलो करते हैं, उसका पालन करते हैं और अपने धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ईसाइयों के बारे में भी उन्होंने यही बात कही कि 99% जो ईसाइयों के बच्चे हैं उन्हें अपने धर्म की पूरी जानकारी है। मुसलमान भाइयों का 99% बच्चा मुसलमान है
कि नहीं? क्रिश्चियन भाइयों का 95 बच्चा क्रिश्चियन है कि नहीं? जोर से बोलो। आप हिंदुओं के बच्चे कितने परसेंट हिंदू हैं? 99% हम लोग हिंदू नहीं हैं। और इस बात को बोल देंगे तो लोग दुश्मन हो जाते हैं। हालांकि देवकीनंदन ठाकुर के इस बयान को लेकर अब सियासत भी शुरू होती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित वजूखाने के सील के कपड़े को बदलने को लेकर के आज वाराणसी के जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। इसके बाद 10 नवंबर की तिथि वाराणसी के जिला जज ने तय की है। उस दिन यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर वजूखाने के सील पर जो कपड़ा लगा हुआ है उसे किस तारीख को बदला जाएगा। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आज ही जिला जज आदेश देंगे कि किस तारीख को वजूखाने के सील के कपड़े को बदला जाएगा, पर आज वो आदेश नहीं हो पाया। अब 10 नवंबर की तारीख दी गई है। हालांकि दोनों ही पक्ष इस पर राजी हो गए हैं कपड़े को बदलने को लेकर के। वाराणसी के जिला प्रशासन ने ये याचिका डाली थी कि कपड़ा चूंकि पुराना हो गया है 3 साल, उसे बदला जाना चाहिए। हिंदू पक्ष भी लगातार मांग करता रहा है कि कपड़ा पुराना हो गया है, फट गया है, उसे बदला जाना चाहिए। इस पर दोनों ही पक्षों की सहमति के बाद अब 10 नवंबर की तारीख तय हुई है। उस दिन फिर से कोर्ट सुनवाई करेगी और लंच के बाद संभवतः आदेश आ सकता है कि किस दिन ज्ञानवापी के वजूखाने में जो सील पर लगा हुआ कपड़ा है उसे बदला जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट वाराणसी। मेरठ पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। यह चोर कोई मामूली चोर नहीं बल्कि एक्स आर्मी मैन और सेना से भगोड़ा घोषित हो चुका सुपर चोर है। यह चोर सैन्य इलाकों में रेकी करने के बाद बंद पड़े मकानों में डाका डालता था। मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, अंबाला और जम्मू कश्मीर के राजौरी में यह चोर सैन्य अधिकारियों के साथ साथ सैन्य इलाकों में बने मकानों को निशाना बनाकर वहां चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। यह चोर अंबाला से 25,000 का इनामी है। आपको बता दें कि मेरठ में भी इस चोर ने 3 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है और ये सभी वारदातें मेरठ के सैन्य इलाकों में हुई है। मेरठ पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए इसके पास से चोरी किया गया नकदी और उसके साथ साथ आभूषणों को भी बरामद किया है। इस पर 16 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। मेरठ पुलिस ने सेना पुलिस की मदद से इस शातिर चोर तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत की और आखिरकार आज यह पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि शातिर चोर का नाम राजेश कुमार है, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी का रहने वाला है और 2023 में सेना से भगोड़ा घोषित हो चुका था। शातिर चोर राजेश ने चोरी करने का नया तरीका निकाला। यह ट्रेन से अपने टारगेट वाले इलाके में जाता था और वहां बड़े इत्मीनान से उन मकानों की रेकी करता था जो ज़्यादातर बंद होते थे। ये 2013 में पुलिस में भर्ती हुआ था, एक्स आर्मी मैन है, और ये 2023 में ये भगोड़ा घोषित किया गया है आर्मी से, और ये राजौरी के रहने वाला है। इस पूरी घटना में हमें सेना पुलिस का काफ़ी सहयोग मिला है, स्पेशली जो कैंट क्षेत्र है उसके CCTV कैमरास देखने में, और राजौरी और जो हमारे अम्बाला जितने भी क्षेत्र हैं कैंट एरिया क्षेत्र, वहाँ पर हमें जरूरत पड़ी। सेना पुलिस द्वारा पूरा सहयोग किया गया है। फिलहाल जो अपराधी है राजेश कुमार, इसके बारे में और जानकारी की जा रही है। मेरठ पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मानकर चल रही है। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। चंबल के DSM यूनिट शुगर मिल और रजपुरा दोनों पर IT की बड़ी छापेमारी देखने को मिली। दर्जनों गाड़ियां वहां पर मौजूद रहीं। वहीं आला अधिकारियों ने शुगर मिल के अंदर जाने के बाद गेट को बंद करा दिया। अंदर आने और बाहर जाने की अनुमति पर रोक लगा दी। हालांकि बड़े पैमाने पर IT विभाग के संबल के अंदर में छापे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 70 से अधिक गाड़ियां बताई जा रही हैं जिसके अंदर IT विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। हालांकि DSM कंपनी असमोली और रजपुरा की दोनों यूनिटों पर IT की बड़ी छापेमारी आज देखने को मिली। इससे पहले भी इरफान ब्रदर्स के यहाँ पर IT की छापेमारी देखने को मिली थी। IT विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है, साथ ही साथ लगातार छापेमारी भी कर रहा है। देखना ये होगा कि लगातार संबल के अंदर में जो IT विभाग की छापेमारी हो रही है आखिरकार वो क्यों हो रही है और क्या संकेत हैं उन लोगों के लिए जिनके यहाँ पर लगातार IT विभाग के छापे लगते हुए नजर आ रहे हैं।
वीडियो विकास के साथ न्यूज़ स्टेट संपर्क। अगर आप ऑनलाइन मेड सर्विस ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आप कभी भी धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। लिहाजा ऑनलाइन मेड सर्विस इस्तेमाल करने से पहले पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही। दरअसल एक ऐसा ही मामला नोएडा में देखने को मिला है। यहाँ एक ऑनलाइन मेड सर्विस के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 75 गोल्फ एवेन्यू सोसाइटी में रहने वाले एक परिवार को ऑनलाइन सर्विस से मिली एक मेड ने लाखों रुपए का चूना लगा दिया। परिवार के मुताबिक उन्होंने सनाबिट हाउस हेल्प ऐप के माध्यम से मेड बुलाई थी। आरोप है कि मेड गोल्ड डायमंड की रिंग चुरा कर फरार हो गई। पीड़ित निशांत खंडेलवाल की पत्नी के मुताबिक मेड उनकी टेबल पर रखी रिंग चुरा कर भाग गई। जब मेड सरिता से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उसका फोन बंद आया। मैंने स्नैपडील ऐप से एक मेड बुलाई थी जिसका नाम सरिता था। वो काम करने आई, फिर काम करके गई। मैंने देखा मेरी गोल्ड की रिंग गायब है, गोल्ड डायमंड वाली। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, आई नहीं। मैंने उसको बुलाया बहुत, फिर फ़ोन भी रिसीव नहीं किए। उसने बोला शाम तक आ जाऊंगी, लेकिन आई नहीं। मैंने स्नैपडील ऐप पे कांटेक्ट भी किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। और मेरी रिंग 60-65 हज़ार रुपये की थी। वेबसाइट वाले भी कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं और मेड ने भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। कृपया हमारी मदद करें और जल्दी से जल्दी हमारी अंगूठी ढूंढने की कोशिश करें। अब सनबिट हाउस हेल्प ऐप वाले इस मामले में पल्ला झाड़ रहे हैं। पीड़ित युवक ने थाने में लिखित शिकायत दी है। थाना सेक्टर 113 पुलिस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई में जुटी है। टीम न्यूज़ स्टेट। पंजाब में पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पंजाब में अब तक 933 के करीब पराली जलाने के मामले सामने आ चुके हैं। बहुत सारे किसान पराली को आग लगा रहे हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो पराली को आग लगाए बिना ही अपने खेतों में जो है उसको मल्च कर रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये पंजाब के अमृतसर का एक गांव है, जहां पर ये एक किसान है जो पिछले कई सालों से बिना पराली को आग लगाए इस मशीन के साथ उसमें ही इसको जो है मल्च करते हैं। उनके साथ बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सतनाम सिंह, गांव राजियां, जिला अमृतसर, तहसील अजनाले का रहने वाला। क्या कहना चाहते हैं, कितने सालों से आप ये बिना पराली को आग लगाए ये खेती करते हैं? मुझे 16 साल हो गए बिना आग लगाए खेती करते हुए। इस बार 16वां साल है बिना आग लगाए कि मैं खेती कर रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या फायदे क्या क्या है बिना पराली के आग लगाए, जैसे आप इसको बीच में ही मल्च करते हैं? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि एक तो वातावरण शुद्ध रहता है। जैसे हम सबसे पहला नुकसान तो ये है इसका कि जैसे हम धुआं होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमें खेतों में जो हमें काम करते हैं किसानों को ही होता है। तो जब हम आग नहीं लगाते, सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमें ही होता है कि जैसे वातावरण शुद्ध रहता है। एक इसमें खेती का जो झाड़ होता है वो भी बहुत बढ़िया आता है कि धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत सारे किसान जो है पराली को आग लगा रहे हैं, लेकिन ये किसान ऐसे हैं सतनाम सिंह, गांव राजियां के, जिन्होंने 16 साल से पराली को आग नहीं लगाई। तो गेहूं का झाड़ की बात की जाए तो उसमें बहुत सारा फ़ायदा होता है, कई क्विंटल जो है ज़्यादा गेहूं निकलता है। वहीं दवाएं भी इनमें कम डालने को मिलती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ पंकज मल्ली, अमृतसर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।